आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 8 हिंदी बसंत इसके 5वें अध्याय के प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। अगर आप लोग इसके पहले 4 चैप्टर के प्रश्नोत्तरों को नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पांचवें चैप्टर क्या निराश हुआ जाए उसके प्रश्न अभ्यास को। तो सबसे पहले आइए आपके विचार से इसमें पहला प्रश्न है कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? ऐसा उत्तर देंगे हम लोग कि लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर। विश्वासघात नाम की चीज मिलती है, पर उसका मानना है कि अगर वे इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस वो बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसीलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। चलिए इसके बाद 2 नंबर प्रश्न है कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिसमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। चलिए इसका उत्तर देंगे कि ऐसे 2 समाचार जिसमें ईमानदारी तथा बिना लालच के दूसरों के लिए काम किया गया है। तो पहला घटना देते हैं हम लोग रिक्शा चालक की ईमानदारी। है ना? ये लखनऊ की घटना है जिसमें एक रिक्शा चालक को 2 लाख रुपए का भरा बैग मिला है ना, तो उसने बिना लालच दिखाए बैग पुलिस को सौंप दिया था। तो इससे क्या टिप्पणी कर सकते हैं हम लोग कि यह घटना सच्ची ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण है। दूसरी घटना है छात्रा ने बचाई जान। केरल की अंजलि नामक छात्रा ने नदी में कूदकर 2 बच्चों की जान बचाई। इसमें है कि अंजलि की बहादुरी और मानवता सभी के लिए प्रेरणा है। इस तो इससे निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? ऐसे कार्य समाज में भरोसा और इंसानियत बनाए रखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है कि लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। है ना? इसका उत्तर देंगे हम लोग। मेरे एक परिचित की एक घटना है जो आज भी प्रेरणा देती है। वो एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उतरते समय उनका पर्स गिर पड़ा जिसमें पैसे, आधार कार्ड और एटीएम कार्ड थे। अगले दिन उनके घर पर एक पोस्टमैन एक लिफाफा लेकर आया जिसमें पर्स और एक चिट्ठी थी। वह पर्स एक सफाई कर्मचारी को ट्रेन में मिला था। उसने पते से पहचान कर बिना कोई इनाम लिए पर्स लौटा दिया। है ना? तो यह घटना बताती है कि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के ईमानदारी और भलाई करते हैं। ऐसे लोग मानवता की सच्ची मिसाल होते हैं। उसके बाद है पर्दाफाश। है ना? तो पहला इसमें प्रश्न है कि दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? इसका उत्तर लिखेंगे। जब हम किसी व्यक्ति के दोषों का पर्दाफाश करते हैं तो कई बार वह व्यक्ति क्रोधित होकर बदला बदला लेने का प्रयास, है ना, में हमें हानि पहुंचा सकता है। ऐसे में दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आजकल बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता और तर्क सहित विचार लिखिए। लोगों को के गलत कर्मों का पर्दाफाश करना जरूरी है कि समाज में किसी को किसी भी तरह की हानि न पहुंचे, इसलिए यह फायदेमंद है। इससे लोग समय रहते सतर्क व सावधान हो जाते हैं।
इसके बाद था आपका कारण बताइए। कुछ प्रश्न इसमें भी हैं। चलिए, इसके प्रश्न को देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे चैनल भी ग्रो होगा और हमें भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए, इसके बाद निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। इससे परिणाम क्या होगा कि सब लोग ईमानदारी छोड़ देंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो वैसे ही कुछ वाक्य भी हैं, उसे हमें सोच कर लिखना है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से परी है ना। इसका क्या होगा, स्वेच्छा, इससे स्वेच्छाचारिता बढ़ेगी। लोगों का सच्चाई पर से विश्वास उठ जाएगा। बेईमानी और कपटी लोगों के आगे बढ़ते देख मेहनती, सच्चे और ईमानदार लोगों का श्रम और प्रयास पर से विश्वास उठ जाएगा। झूठ और अगला प्रश्न है कि झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो इसका उत्तर देंगे कि झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जो लोग दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं वे दुखी हैं, और जो छल कपट करके धनवान बन रहे हैं वे सबसे ज्यादा खुश हैं। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम। इसका उत्तर देंगे कि इससे क्या होगा कि अविश्वास, वो संदेह बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ेगा जब सब लोग एक दूसरे पर शंका की नजर से देखेंगे। अब है दो लेखक और बस यात्रा। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा, इससे पहले भी एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो कौन कौन सी बातें करते, कल्पना के आधार पर बातचीत करना है, ये आपको सोच के लिखना है। चलिए, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिख दिए हैं। कल्पनात्मक संवाद क्या होगा, यदि बस की यात्रा के लेखक हरिशंकर पासाई है ना, और क्या निराश हुआ जाए इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी आपस में मिलते तो उनकी बातचीत कुछ इस प्रकार होती। तो हरिशंकर प्रसाद जी कहते कि द्विवेदी जी नमस्कार, क्या हाल चाल है। तो द्विवेदी जी बोलते कि परसाई जी नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तब फिर परसाई जी बोलते सब कुशल है, अपनी बस यात्रा से जुड़ा कोई संस्मरण सुनाइए, बताइए कुछ। तो द्विवेदी जी कहते मेरी बस यात्रा बहुत डरावनी थी। मैं अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था। रात के समय बस एक सुनसान जगह पर खराब हो गई। सहयात्रियों को संदेश हुआ कि ड्राइवर और कंडक्टर की डकैतों से कहीं मिली भगत तो नहीं है। ऊपर से बच्चे भूख प्यास से परेशान हो रहे थे। परंतु अंत अच्छा रहा, कंडक्टर डिपो से दूसरी बस लेकर आया। तो फिर परसाई जी कहते वाह, मेरी यात्रा कुछ अलग थी, हास्य और रोमांच से भरी। बस इतनी पुरानी और खटारा थी कि लगता था कब टूटकर बिखर जाएगी। रास्ते में बार बार खराब हुई, पर हम यात्रियों ने हिम्मत नहीं हारी और सफर जारी रखा, है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये भी देख लीजिए आप लोग कि दोनों लेखकों की यात्राएं अलग थी। एक में डर और ईमानदारी का अनुभव था तो दूसरी में हास्य और रोमांच। और दोनों यात्राओं में जीवन के अलग अलग रंग और अनुभव सिखाए। तो इसके बाद है सार्थक शीर्षक, है ना। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा, है ना। आप इससे भी बेहतर कोई शीर्षक सुझा सकते हैं। चलिए, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने लेख में यह बताया है कि जीवन में कठिनाइयाँ, असफलताएं और समस्याएं आती रहती है, लेकिन फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। यह शीर्षक एक सवाल की तरह है जो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में अब हार मान ली जाए। और फिर लेखक इसका जवाब देते हैं कि नहीं, बल्कि हम हिम्मत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इससे कुछ ये सब ऐसे हो सकते हैं, जैसे देखिए, निराश नहीं, आशा रखें, उम्मीद की किरण, हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते रहो, हार मुश्किल, ये भर मुश्किल के बाद सवेरा। दूसरा प्रश्न, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे और कारण बताइए। इसका उत्तर देंगे कि क्या निराश हुआ जाए के बाद प्रश्न चिन्ह लगाने का युक्त है ना। क्योंकि प्रश्न कर रहा है तो प्रश्न वाचक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इस वाक्य में हमसे प्रश्न पूछा गया है। वह वाक्य के आगे क्या शब्द का प्रयोग हुआ है जो एक प्रश्नवाचक शब्द है।
तीसरा प्रश्न है, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसके बाद है सपनों का भारत। चलिए, तो हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो इसमें पहला प्रश्न है कि आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। तो इसका उत्तर देंगे हम लोग कि हमारे महान विद्वानों ने एक धर्मपरायण, समृद्ध, उज्जवल और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था। तो दूसरा प्रश्न है कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। इसका उत्तर लिख देंगे अपने अनुसार कि मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ समानता, सबके लिए समान शिक्षा, सबके लिए सुलभ एवं सस्ता स्वास्थ्य, हर एक मामले में आत्मनिर्भर और शक्तिशाली होना, जिससे कोई भी दूसरा देश में आंख ना दिखा सके। उसके बाद है भाषा की बात। जैसे है कि दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास एक प्रकार का द्वंद्व समास, इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान हो तो एक दूसरे मतलब द्वंद्व समास का ये बारे में लिखा गया है। उसका यहाँ पर जैसे चरम और परम, तो चरम परम, भीरू और बेबस, तो भीरू डैश बेबस हो जाएगा, जैसे दिन रात। तो उसी प्रकार जो है ना, आपको उदाहरण देना। चलिए, तो इसका उदाहरण जैसे दे देते हैं हम लोग। जैसे है कि कायदे और कानून, तो कायदे कानून लिख देंगे, पाप पुण्य हो जाएगा, लेन देन हो जाएगा, आना जाना, लोभ और मोह, स्त्री पुरुष, दया और माया, आरोप और प्रत्यारोप, भोजन और पानी, सच्चाई और ईमानदारी, गुण और दोष, झूठ और प्रेम, और यहाँ हो गया आपका। इसके बाद है दूसरा प्रश्न था इसमें भाषा की बात में कि पाठ से तीन प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो जैसे जातीय वाचक संज्ञा लिखते हैं, बस, यात्री, हिंदू, मुस्लिम और आर्य, जातीय वाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में ईमानदारी, डकैती, चोरी, सच्चाई, है ना, दो बार चोरी किया। व्यक्तिवाचक संज्ञा में भारतवर्ष, तिलक, गांधी, मदन मोहन मालवीय। यहाँ आपका सारा प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया है, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आप में से वीडियो